हाँ प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का ये जो वीडियो है इसमें उन सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो अभी तक चर्चा हम नहीं कर पाए हैं, है ना। तो यानी कि आपको इस वीडियो में जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा उसको समझने के लिए इसके पहले की वीडियो को देखना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपको आगे की वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज हम जो पढ़ने वाले सबसे पहले वो है अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में आपको प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित मैंने आपको चीज़ें बताई कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया था, है ना। और इसके जो आपका सेकेंड लॉ होता है प्रकाश का अपवर्तन का नियम जो होता है, सेकेंड लॉ जो होता है मैंने आपको बताया वो स्नेल नियम होता है। क्या होता है? स्नेल का नियम होता है, इसको स्नेल ने दिया था। और मैंने आपको वहाँ ये बताया था कि जो साइन आई यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। यही जो नियतांक है इसी को बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोला जाता है। मैंने यहाँ तक आपको बता रखा था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपवर्तनांक के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसको समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक क्या होता है? किसी माध्यम का होता है। किसका होता है? किसी माध्यम का होता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ माध्यम लेते हैं। जैसे मैंने वायु एक माध्यम लिया, मैंने जल एक माध्यम लिया, कांच ले लेता हूं एक माध्यम, और एक हीरा ले लेता हूं। ओके, मैंने ये चार माध्यम लिए। अब देखना यह है कि आपको मालूम है सघनता और विरलता के हिसाब से आपको मालूम है कौन ज्यादा सघन है कौन ज्यादा विरल है। आपको ये मालूम है कि वायु ज्यादा सघन है, वायु कम सघन है जल की अपेक्षा, जल कम सघन है कांच की अपेक्षा, कांच कम सघन है हीरे की अपेक्षा। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो ज्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, है ना। जो ज्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, और जो ज्यादा विरल होगा उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं कि अब देखिए ये सघन है, ये विरल है इससे, और ये विरल है इससे, ये विरल है इससे। कह सकते हैं कि ये सघन है इससे ज्यादा, ये सबसे सघन है। ये जल और वायु से सघन है, जल जो है वायु से सघन है। आखिर में सघन या विरल ये हम समझ तो पा रहे हैं कि ये सघन है, ये अगर विरल है इससे, ये विरल है इससे, ये विरल है इससे। आखिर में कितना विरल है? वायु जल से कितना विरल है, या जल कांच से कितना विरल है, या कांच जल से कितना विरल है, या हीरा कांच से कितना सघन है, या हीरा जल से कितना सघन है, या हीरा वायु से कितना सघन है। इस बात को कैसे मालूम करेंगे, है ना। ये बात कैसे मालूम चलेगी कौन किससे ज्यादा कितना सघन है, कितना गुना सघन है, कितना गुना विरल है। तो ये बताएंगे आपको अपवर्तनांक भैया। कौन बताएंगे? अपवर्तनांक भैया बताएंगे कि कौन सा माध्यम किस माध्यम से कितना ज्यादा सघन है या विरल है। ये आपको कि कौन सा माध्यम किस माध्यम से कितना ज्यादा सघन है या विरल है ना। तो आपको कौन बताएगा ये बात? अपवर्तनांक भैया बताएंगे। अब बात आई, अपवर्तनांक भैया बताएंगे कि कोई माध्यम, एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना सघन है कितना विरल है। अब आपको एक बात यहाँ ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना सघन है कितना विरल है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, तुलनात्मक ढंग से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं जल की बात करूँ तो जल, मैं अगर विरल या सघन की बात करूँ, अगर विरल बात करूँ तो विरल देखेंगे तो क्या बोलेंगे, जल कांच से विरल है। कितना गुना विरल है ये बताएंगे, अपवर्तनांक भैया बताएंगे। वायु जल से कितना विरल है ये कौन बताएंगे? अपवर्तनांक भैया। या मैं बोलूं जल वायु से कितना अधिक सघन है ये बताएंगे आपके अपवर्तनांक भैया। कैसे बताएंगे इस बात समझते हैं, लेकिन इस बात को समझने से पहले हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। जो अभी मैंने आपको समझाया उसी से एक डिफिनेशन इसकी निकाल सकते हैं कि अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक की डिफिनेशन सभी को नहीं मालूम होती। याद रखिएगा, किसी बच्चे से आप पूछिए अपवर्तनांक की डिफिनेशन तो वो बताएगा भैया जल का अपवर्तनांक 1.003 होता है। भैया हम भी जानते हैं जल का अपवर्तनांक 1.003 होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए? अपवर्तनांक की डिफिनेशन चाहिए।
तो अपवर्तनांक की डिफिनीशन आप इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको समझाया भी इसके अनुसार दे सकते हैं कि अपवर्तनांक क्या एक ऐसी भौतिक राशि है, अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो दो माध्यमों में कौन सा माध्यम दूसरे माध्यम से कितना सघन है या कितना विरल है ये बात बताए, है ना। क्या है अपवर्तनांक, क्या है एक ऐसी भौतिक राशि है जो यह बताता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन है, कितना गुना विरल है। क्लियर बात है। तो आप इसकी एक डिफिनेशन लिख सकते हो कि अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो यह बताता है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना गुना सघन या कितना गुना विरल है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसका एक डिफिनेशन हो सकता है। ये आपका एक डिफिनेशन हुआ। अब बात करते हैं कि कौन कितना गुना सघन है, कौन कितना गुना विरल है, ये बताते हैं अपवर्तनांक। तो ये कैसे बताते हैं, ये बताते किस तरीके से हैं, हम इसको समझते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे बताते हैं अपवर्तनांक भैया कि कौन किससे ज्यादा सघन है, किससे ज्यादा विरल है, कौन कितने गुना विरल है, कितने गुना सघन है। तो होता क्या है, हम एग्जाम्पल लेते हैं दो पात्र, एक पात्र मैंने ये लिया और दूसरा पात्र मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब क्या ये वायु, इसमें सिर्फ वायु है आपका, इसमें मैंने इसमें जल फिलअप कर दिया, यानी इसमें जल का माध्यम है, उसमें वायु का माध्यम है। एक प्रकाश किरण में इसमें मैं क्या कराता हूं, एंट्री कराता हूं, और एक प्रकाश किरण इसमें एंट्री कराता हूं, ठीक। अब आप बताइए कि प्रकाश की किरण जब इन माध्यमों में आई तो किसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। बताइए, ये वायु माध्यम है, ये वायु और ये जल है, तो आप बताइए कौन सा सघन है, कौन सा विरल है। जल आपका सघन है। जब जल सघन है तो जल में प्रकाश की चाल कैसी होगी, कम होगी। सघन है तो प्रकाश की चाल कम होगी, विरल है तो प्रकाश की चाल अधिक होगी, है ना। तो ध्यान दे, इसमें चाल मैं मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के मान लूँ 80 है तो इसमें मान लेता हूँ 160 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो भी आपका है ना, सॉरी मीटर पर सेकेंड। इसे मान लेता हूँ 80 मीटर पर सेकेंड, इससे मान लेता हूँ 180 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें अगर वेग आपका v1 है और इसमें v2 है तो आपका v1 अनुपात v2 क्या हो जाएगा, 80/160, कितना है 1/2, क्या आपका 1/2। अब इसका मतलब ये v1 याद रखिएगा, v1 इक्वल टू आपका आ जाएगा v2 इक्वल टू 2 टाइम्स v1 आया। अब ये कहने का इसका मतलब ये है कि v2 जो है वो v1 से अधिक, यानी 2 गुना अधिक चाल इसमें v1 में कह सकते हैं v2 की चाल क्या है, v1 से 2 गुने के बराबर है। v1 के 2 गुने के बराबर मतलब यह है जितना गुना वेग कम या ज्यादा होगा उतना ही गुना अपवर्तनांक ज्यादा या कम होगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, वेग ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक मतलब की है किसी भी किरण को अपवर्तित करने की क्षमता कह सकते हैं एक प्रकार, ठीक है, कि कौन सा माध्यम प्रकाश किरणों को ज्यादा अपवर्तित कर रहा है ना। तो ध्यान दीजिए, ये ज्यादा अपवर्तित कर रहा है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, वेग कम हो जा रहा है, इसमें वेग आपका ज्यादा हो रहा है, इसमें ज्यादा वेग है, इससे क्लियर बात है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जब v2 आपका क्या आया, v2 बराबर 2 टाइम्स v1, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये वाला वेग है इससे 2 गुना कम है, इससे 2 गुना कम, यानी v2 हमारा इससे 2 गुना है, सॉरी v1 आपका क्या है, ये v2 है ना, v2 आपका क्या है, v1 का 2 गुना है। यानी कह सकते हैं कि जो इसका अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक जो है इससे 2 गुना है, वेग इसका 2 गुना है, अपवर्तनांक इसका 2 गुना है। जो सघन ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा और जो विरल होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। ओके गाइस, समझ आ गया। तो आइए हम इसकी डिफिनीशन एक और देने की कोशिश करते हैं, जो आपकी किताबी डिफिनीशन है, जो आपके बुक्स में दिए गए होते हैं, वो डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किताबी डिफिनीशन क्या हो सकती है इसकी। तो इसकी किताबी डिफिनीशन अगर आपको देना है तो क्या बोल सकते हैं, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो 2 माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को बताता है, या जो 2 माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को व्यक्त करता है।
क्लियर है? मैंने क्या बोला, दूसरी डिफिनेशन के लिए आप लिख सकते हैं कि अपूर्णांक वह भौतिक राशि है जो दो माध्यमों में या दो पारदर्शी माध्यमों में बोल सकते हैं ना, जो दो पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात को प्रदर्शित करता है, वो क्या होता है, अपूर्णांक होता है। ठीक है, क्लियर चीज है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। पहली चीज तो इसको स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर सेकेंड अगर हम बात करें इसमें, तो याद रखिएगा ये जो अपूर्णांक निकाला जाता है ये किसी न किसी माध्यम के सापेक्ष निकलता है ना। तो क्या होता है, अपूर्णांक किसी माध्यम का किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। ठीक है, क्लियर बात है? मैंने क्या बताया, इसे एन से प्रदर्शित किया जाता है, अपूर्णांक किसी माध्यम का किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जैसे आप ये देखिए कैसे सापेक्ष, जिसका आपको अपूर्णांक निकालना हो, जैसे इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जिसका अपूर्णांक आपको निकालना होता है उसको यहाँ लिखते हैं, जिसका अपूर्णांक आपको निकालना होता है इसको यहाँ लिखते हैं, और जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको यहाँ लिखते हैं। जिसके सापेक्ष निकालना होता है वो एन के इस तरफ लिखा जाता है, और जिसका निकालना हो तो एन के इस तरफ लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं बात करूं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक की बात करूं तो इसे कैसे लिखेंगे, किसका निकालना है, किसके सापेक्ष, जल, वायु के सापेक्ष। वायु को एयर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, तो उसको ए से डिनोट करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इधर आप ए लिख दो, है ना, जिसके सापेक्ष निकालते हैं इधर लिखते हैं, और जिसका निकालते हैं, किसका निकाल रहे हैं, जल का निकाल रहे हैं, जल को वाटर बोलते हैं तो डब्ल्यू इधर लिख दो। तो ये आपका हो गया क्या, एन डब्ल्यू इसको बोलते हैं, यानी कि आपका क्या है, जल के सापेक्ष, सॉरी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मैं देखूं तो आपका वो क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच को ग्लास लिखते हैं जी, तो आपका क्या होगा, एन जी। क्लियर है बातें? अगर मैं यहां लिखूं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वो क्या हो जाएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो वो आपका हो जाएगा, किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष, यानी लिखिए इधर डब्ल्यू लिखिए, इधर आपका ग्लास हो गया, है ना। तो ये आपका हुआ जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्लियर बात है? ठीक है, तो ये आपका अपवर्तनांक संबंधित कुछ पॉइंट्स हुए। क्लियर बातें? अब आते हैं, बात करते हैं अपवर्तनांक, और यह बोल सकते हैं कि अपवर्तनांकों में संबंध की बात करें, है ना, अपवर्तनांकों में संबंध की बात करते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपवर्तनांकों में संबंध की चर्चा करते हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, हम करते हैं एक पॉइंट और देखते हैं इसमें। एक पॉइंट आपका और क्या होगा, अपवर्तनांक का ताप पर निर्भरता। अपवर्तनांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ना, अपवर्तनांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखते हैं। अगर आप किसी भी माध्यम का ताप बढ़ाइए, ठीक है, जब किसी भी माध्यम का ताप बढ़ाएंगे इसका मतलब है उस माध्यम में जो आपके अणु होंगे, है ना, जो अणु होंगे उनको क्या हो गया, एनर्जी मिल जाएगी, ऊष्मा मिल जाएगी, ऊष्मा मिलने के मतलब एनर्जी मिल गई।
है ना, उनको ऊष्मा मिल जाएगी। जब ऊष्मा मिली मतलब ऊर्जा मिल गई, जब उनको ऊर्जा मिली तो आवारागर्दी पे उतर आते हैं भैया, वो गति करने लगते हैं, अनियमित गति करने लगते हैं, है ना। जब वो अनियमित गति करने लगे मतलब उनकी क्या है, गति बढ़ गई, वेग बढ़ गया उनका। ये बताइए, वेग बढ़ गया तो क्या कहेंगे, वो सघन हुआ कि विरल हुआ? विरल। माध्यम क्या होता है आपका, विरल हो गया, मतलब कि हुआ क्या, आपका अपवर्तनांक घट गया। ठीक है, यानी कह सकते हैं किसी भी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उस माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जाता है। ठीक है, हम यहां लिख देते हैं किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक घट जाता है। क्लियर हो गया चीजें, है ना। आपको समझाने की कोशिश किया मैंने कि कैसे घटता है, आपके माइंड में चीज बैठ गया होगा, है ना। चलिए देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो जानने वाले हैं वो अपवर्तनांकों में संबंध, है ना। अपवर्तनांकों में संबंध क्या होता है इसको समझते हैं। अपवर्तनांकों में संबंध, अगर ये कोई मान लीजिए आपका एक तल है जो दूसरा, इधर आपका क्या है, कोई दूसरा तल माध्यम है, इधर आपका एक माध्यम है और इधर आपका क्या है, कोई दूसरा माध्यम है। अब देखिए दूसरा माध्यम है तो एक काम करता हूं, मैं कोई किरण यहाँ से गुजरता हूँ। जब कोई किरण यहाँ से गुजरेगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, है ना। जब कोई किरण गुजरेगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपका अविलंब होगा, यह आपका अविलंब होगा। यदि ध्यान दीजिएगा, अगर ये किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। ये तो निस्संदेह आपको मालूम है कि विचलित हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इससे जाना तो ऐसे चाहिए लेकिन चला गया इससे जाना चाहिए इस तरह सीधा, है ना। किरण को जाना चाहिए सीधा, लेकिन हुआ क्या, ये अपने मार्ग से विचलित हो गया। ये आपका इसका आपतन कोण I था, ये अपवर्तन कोण R है। क्लियर। ये आपका माध्यम 1 है, ये आपका माध्यम 2 है। अब यहां पर स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल के नियम से जैसे इसमें स्नेल का नियम लगाते हैं तो आपतन कोण I की जा अपान अपवर्तन कोण R की जा इक्वल टू क्या होता है, 1n2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी प्रकाश जिस माध्यम में जाती है उस माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है। ठीक है, यानी जिस माध्यम से आ रही है और जिस माध्यम में जा रही है, या जिस माध्यम में आ रही है उसके सापेक्ष जिस माध्यम में जा रही है उस माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया। क्लियर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि जो आपका प्रकाश की किरणें थी इनके मार्ग को विपरीत कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, उल्टा कहने का मतलब है अब आपकी प्रकाश किरण इधर से जा रही है और इधर आपका निकल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरणों के मार्ग को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा जो आपका I था वो R बन जाएगा, और जो जो आपका यहाँ पर I का काम कर रहा है अब वो R करेगा। ठीक है, और जो आपका R था वो क्या बन जाएगा, I बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो जब किरण इधर जाएगी तो R कोण हो गई आपका। ठीक है, जब ये किरण इधर जाएगी तो ये आपका R कोण होगा, और जब यहाँ से आपकी क्या होगी, अपवर्तित होगी, ये किरण होगी, ये होके जाएगी। ठीक है, तो ये I होगा अपवर्तन कोण। ठीक है, क्या होगा, यानी कि जो अपवर्तन कोण है वो I काम करेगा अपवर्तन कोण का, और जो आपका आपतन कोण है वो क्या होगा, R बन जाएगा। यानी कि यदि किरणों के मार्ग को उल्टा या उलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा, साइन R अपान साइन I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से कहां जा रहा है, इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 2n1। क्या होता, अभी तक क्या हो रहा था, इस माध्यम से इस माध्यम में आ रहा था तो 1n2 हो रहा था, अब इस माध्यम से इस माध्यम में जा रहा है तो 2n1 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ आपका। इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड। ठीक है, समीकरण 1 गुणे 2 से जब गुणा करेंगे इनका 1
n2 इंटू 2n1 इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। तो वह क्या है, साइन आर साइन आर, साइन आई कैंसिल हो गया, 1n2 इंटू 2n1 इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है दो माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध। ये क्या है, दो माध्यमों के अपवर्तनांकों में संबंध। क्लियर हुआ, समझ होगा नहीं खास चीज आपको। तो देखिए, ये तो दो माध्यमों के लिए था। अगर माध्यम आपके 3 हो 4 हो तो उसके लिए क्या होगा, ठीक है। यदि 3 माध्यम है, इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो आप लोग, यदि 3 माध्यम 1, 2, 3 हो तो इसके लिए जो रिलेशन बनेगा अपवर्तनांकों में वो क्या बनेगा। तो देखिए पहले बच्चों, इसमें जो अपवर्तनांक के बीच रिलेशन जो 1n2 प्लस सॉरी इंटू 2n3 इंटू 3n1 इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अगर हम बात करें 4 माध्यम हो, यदि 4 माध्यम हो तो आपका 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n4 इंटू 4n1 इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। ओके गाइस, ये चीज है। तो ये हुआ आपका अपवर्तनांकों में संबंध। क्या हुआ, अपवर्तनांकों में संबंध। ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, अब देखिए इसको आप नोट करिए, तो आगे की ओर हम बढ़े। नोट करिए फटाक से। हाँ तो बच्चों देखिएगा, सिंस अगर एक आध दो नोट पॉइंट है इसमें, है ना, तो इसमें नोट पॉइंट क्या है, पहला जो नोट पॉइंट है वो ये है, सिंस 1n2 इक्वल टू आपका इंटू 2n1 इक्वल टू आपने क्या लाया 1, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1n2 इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/2n1। लगता है ऐसा, है ना, ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है ये चीज, यानी कि अगर यहां से आपको दिया हो ANW, ये दिया रखा हो, तो आप इसका मान निकाल सकते हैं WNA। ओके, आप इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। ये दिया हो या फिर ये दिया हो, कोई एक चीज दिया गया, दूसरे का मान आप निकाल सकते हो। या फिर आपको ये दे रखा हो GNW दे रखा हो, तो आप 1/WNG का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्या है चीजें। नोट नंबर सेकंड की बात करते हैं। नोट नंबर सेकंड आपका क्या है, नोट नंबर सेकंड ये है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, आपका मान लीजिए कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, और ये आपका कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है ना, और जाना तो चाहिए इसको ऐसा, लेकिन झुक जाती है अभिलंब की ओर। ठीक, झुक जाती है किधर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर चीज है। अब देखिए अभिलंब की ओर झुक गई, यहाँ पर ये आपका अपतन कोण आई है, ये अपवर्तन कोण आर है। तो आप थोड़ा देख के बताइए इसमें कौन सा कोण बड़ा है ना। जब भी किरण आपकी विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, जाना सीधा चाहिए ऐसा। ये पूरा कोण इस कोण के बराबर, इसका मतलब सिंस लिख सकते हैं I इज ग्रेटर देन R। इस केस में जब आपकी विरल से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगी तो I का मान R से बड़ा होगा, I का मान R से बड़ा होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, इस केस में क्या हो जाएगा, जब I का मान R से बड़ा होगा तो I मतलब कि आपतन कोण, R मतलब कि अपवर्तन कोण। R में क्या हो रहा है, उसका वेग घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि उसका अपवर्तन हो रहा है, वो अभिलंब से दूर नहीं हट रही है। अभिलंब से दूर हटती तो इसका मतलब है उसका वेग बढ़ा है,
अभिलंब के पास आ रही है उसका मतलब है उसका वेग घट रहा है सघन माध्यम में, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो उसका वेग घट जाता है, ये भी ध्यान देना है। यानी वेग क्या हो जाएगा आपका v1 इज ग्रेटर देन v2 हो जाएगा, ठीक है। जो इसका थर्ड नंबर नोट पॉइंट है आपका उसको देखिए। थर्ड नंबर जो नोट है इसका सेम इसका उल्टा क्या करेंगे, मान लीजिए कोई आपकी एक तल है और ये माध्यम को डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण इस माध्यम के यानी कि इस तल पर आपतित होता है और यहाँ पर क्या है आपका अभिलंब है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। जाना उसे चाहिए ऐसे, लेकिन जा रही है इस तरफ, अभिलंब से दूर हट गई। यानी आप देखिए ये आपका अपवर्तन कोण आई था, ये आपका अपवर्तन कोण आर है। अब बताइए आर का मान छोटा है या आई का मान, तो इस केस में डियर स्टूडेंट्स आपका क्या है आई का मान, सिंस आई इज लेस देन आर या आर इज ग्रेटर देन आई, दिस इंप्लाइज दैट v2 इज ग्रेटर देन v1। यानी कि जब भी आपतन कोण छोटा होगा अपवर्तन कोण से तो ये समझना है आपका कि दूसरे वाले माध्यम का वेग ज्यादा होगा। अब ये बताइए दूसरे वाले माध्यम का वेग ज्यादा होगा तो अपवर्तनांक किसका ज्यादा होगा, दिस इंप्लाइज दैट। अब बताइए जिसमें वेग ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। यानी कि आपका ये बोल सकते हैं इस माध्यम का अपवर्तनांक n2 बोल सकते हो, है ना, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं 1n2, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को बोलते हैं यानी कि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक 1n2 बोलते हैं, ठीक है। और पहले के सापेक्ष दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक लिखेंगे 2n1, ठीक। हमने क्या बोला फिर समझिएगा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को 1n2 लिखते हैं और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 2n1 लिखते हैं। अब दूसरे वाले माध्यम में वेग ज्यादा है प्रकाश की तो इसका मतलब है उसमें अपवर्तनांक कम होगा, ठीक है। यानी उल्टा संबंध है, ऐसा संबंध है उल्टा। यहां पर भी आप इसको बता सकते हो कि यहां से क्या हो जाएगा आपका 1n2 और 2n1 में कैसा संबंध होगा, यहाँ पर आपका 1n2 और 2n1 में आपका कैसा संबंध होगा, आपका यहाँ पर ये बड़ा होगा, ठीक है। क्या होगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक आपका ज्यादा होगा पहले माध्यम की अपेक्षा। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, ओके, इसको नोट कर लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम अपवर्तन ना होने की शर्त, किस किस केस में अपवर्तन नहीं होगा प्रकाश का, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं किस किस केस में, यानी आप घर से अगर पढ़ने के लिए गए आपको संगत गलत मिल गई और आप अपने रास्ते से भटक गए यानी कि अपवर्तित हो गए, तो आप किस किस केस में अपने रास्ते से नहीं भटकोगे, वही आप पढ़ने चल रहे हो कि आपका संगत गलत होने के बावजूद ऐसा कौन कौन सा केस है कि आप उसमें संगत गलत होने के बावजूद भी आप अपने रास्ते से ना भटको, अपने टारगेट को अपने एम को बना के रखो, है ना, रखोगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स अपवर्तन किन किन केसेस में नहीं होता, यानी कि जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाएगी प्रकाश फिर भी अपवर्तित नहीं होगी। ऐसा कौन कौन सा केस होगा, किन किन केसेस में ये क्या होगा अपवर्तित नहीं होगी, उसी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पहला इसमें क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम के तल पर लंबवत पड़ती है। मान लीजिए ये आपका कोई माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम के तल पर लंबवत आपतित होती है, कैसे लंबवत आपतित होती है, तो उसका अपवर्तन नहीं होता है। अपवर्तन ना होने का मतलब है वो सीधी की सीधी निकल जाती है। क्या होता है, सीधी की सीधी निकल जाती है प्रकाश किरण, है ना। अब ध्यान है इस केसेस में क्या होता है, इस केस में अब जो आपका आपतन कोण है वो क्या होगा, जीरो होगा। आपतन कोण जीरो मतलब क्या है, तल के लंबवत आ रही है, तल के लंबवत होने का मतलब है अभिलंब से कितने अंश कोण बनेगा, 0 डिग्री कोण बनेगा। अभिलंब से 0 डिग्री कोण बनेगा तो ये परावर्तन कोण कितना होगा आपको ये निकालना है। ये तो आपका क्या हो गया आई, यानी हो गया कितना 0। अब ये कोण कितना होगा आपको ये कोण समझना है, पर ये कोण नहीं, सॉरी
ये कोण आपको तो 90 है ही आपका, ठीक है। यानी कि आपको आपतन कोण मतलब अभिलंब के साथ जो कोण बना, यहीं पर अभिलंब इसी पर है और इसी पर किरण भी आ रही है, तो दोनों जब एक दूसरे को ओवरलैप कर गई हैं तो मतलब क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ओवरलैप कर गई हैं, एक दूसरे पर है, तो उनके बीच बनने वाला कोण 0 होगा। जब आपतन कोण 0 है तो देखते हैं परावर्तन कोण का मान क्या होता है। मान लीजिए ये माध्यम 1 है आपका और ये माध्यम 2 है। स्नेल के नियम से आप जानते हैं साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू आपका 1 से 2 में जा रही है तो 1n2। क्लियर है गाइस। तो देखिए आपको यहाँ पे साइन आई का मान 0 है, ये 0 हो गया, अपान में 1n2 को आप यहाँ ले चले, आपको निकालना है साइन आर का मान। ओके, अब देखिए यहाँ से इसका मान साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान 0 होता है और 1n2 इक्वल टू साइन आर, ये पूरा वैल्यू 0, यानी कि साइन आर इक्वल टू आपका आ गया 0। यहाँ से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा हमारा 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री। क्लियर है, यहाँ से आर का मान 0 आ गया, मतलब कि आपका जो परावर्तन कोण आर का मान होगा वो भी 0 होगा। याद रखना जब भी कभी कोई प्रकाश किरण तल के लंबवत आ रही हो, है ना, दूसरे माध्यम के तल के लंबवत आ रही है, तल के लंबवत पड़े तो होता क्या है, उसका अपवर्तन नहीं होता है। यानी इसमें आप पहले नोट नंबर फर्स्ट में लिख सकते हो आप लोग कि प्रकाश किरण का अपवर्तन कब नहीं होता है। क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम के तल के लंबवत, है ना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल के लंबवत आपतित होती है तो उस प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये पहला नियम था, यानी पहली शर्त थी। यानी इस शर्त में क्या होता है कि प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है। कब नहीं होता है, जब प्रकाश किरण तल के लंबवत आपतित होती है। ओके गाइस, तो सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर बोल सकते हैं, ये तो फर्स्ट था बस सेकंड है। सेकंड ये है कि जब प्रकाश किरण जिस माध्यम से आ रही है उसका अपवर्तनांक और जिस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक, दोनों का माध्यम समान हो, दोनों का अपवर्तनांक समान हो, तब तो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। क्लियर है, यानी कि बोल सकते हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से आ रही है उसका अपवर्तनांक और जिस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक समान हो तो प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होता है। यानी कि प्रकाश आपका इस माध्यम से आ रही है, ध्यान दिए वायु के माध्यम से आ रही है, मान लो जिस माध्यम से भी आ रही है इसका अपवर्तनांक भी आपका क्या है, n है, n1 बराबर भी आपका n है और n2 बराबर भी आपका क्या है, n है। तो प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होगा, वो क्या होगी, किरण सीधे निकल जाएगी। ठीक, किरण क्या होगी, सीधी आपकी निकल जाएगी। तो इसको आप लिख सकते हैं, पहला चाहे तो आप लिख सकते हैं क्या, कि जब कोई प्रकाश की किरण तल के लंबवत आपतित होती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा लिख सकते हैं आप, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यदि दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक समान हो तो उस प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है। क्लियर है, हो गया। तो ये आपका हुआ अपवर्तन ना होने की शर्त, मतलब इन केसेस में आपका अपवर्तन नहीं होगा प्रकाश किरणों का। ओके गाइस, तो आइए देखते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्स इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है इसको समझते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो मेरे प्यारे बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक वह अपवर्तनांक होता है, कह सकते हो आप, कि जब किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है, निकाला जाता है, तो वह अपवर्तनांक क्या कहलाता है, आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। आप क्या लिख सकते हैं इसमें, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है, तो वह अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या लिखना है इसमें, आपको लिखना है जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो उस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। गाइस ध्यान दीजिएगा, इसे भी क्या स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है।
स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। ओके, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन से। अब देखिए हमने क्या बोला, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक, जब किसी माध्यम, कोई माध्यम आपका मीडियन है, ठीक है, कोई आपका मीडियम है, कोई आपका मीडियम है, उस मीडियम का अपवर्तनांक जब वायु के सापेक्ष निकालते हैं तो आपको मैंने पहले बता रखा है अपवर्तनांक में, ठीक है। अपवर्तनांक मैंने बताया, जो आपका अपवर्तनांक होता है वो दो माध्यमों में चालों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, दो माध्यमों में चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब पहला माध्यम क्या है, क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्या है अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष निकाला जा रहा है? इस पहले वाले माध्यम के सापेक्ष दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, ठीक है। इस पहले वाले माध्यम के सापेक्ष दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक आप निकाल रहे हो, तो उसको कैसे लिखेंगे? v1/v2, यानी कि पहले वाले माध्यम का वेग और दूसरे वाले माध्यम के वेग का अनुपात, ये होता है n, पहले वाले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, है ना। तो ये आपका हो जाएगा nm बराबर, अब बताइए किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? निर्वात या वायु सापेक्ष, तो ऊपर होगा आपका, ये हो जाएगा आपका v निर्वात, ये आपका v माध्यम बोल सकते हो या मीडियम m लिख सकते हो, ये आपका माध्यम, यहाँ माध्यम लिख दीजिए, क्लियर है, ठीक है। यानी कि इसको आप लिख सकते हो nm इक्वल टू v निर्वात, यानी प्रकाश की किरणों का जब निर्वात में चाल निकालते हैं तो इसके बराबर होता है c के, है ना। तो आपका c हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की किरणों की चाल कितनी होती है? c, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका v मीडियम हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हो v मीडियम इक्वल टू c/nm, या इसी को ही हम क्या बोलते हैं? n बोलते हैं, आपको बताया मैंने, इसी को क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। तो आपका क्या होता है, ये v मीडियम, यानी कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किसके बराबर होगा? निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम, जिस माध्यम का वेग निकालना है उस माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। यह आपका होगा फार्मूला निरपेक्ष अपवर्तनांक का। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है आपके, यहाँ पर भी क्या है, कुछ नोट पॉइंट है, उन नोट पॉइंट्स को हम समझते हैं। आपको मैंने बताया था पहले में, जब अपवर्तनांक आपको पढ़ाया था, वहां बताया था कि n जो होता है आपका, है ना, n जो होता है वो क्या होता है? v1/v2 के बराबर, यानी कि 1n2 आपका क्या होता है? v1/v2 के। और आपको मैंने बताया कि जब किसी माध्यम का वेग बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, और जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेग घटेगा। तो यानी वेग और अपवर्तनांक में कैसा संबंध है? सिंस v जो है वो है, बोल सकते हैं n जो है वो अनुपाती है किसके? v के, यानी वेग के, ठीक है। देयरफॉर अगर हम 1n2 निकालें तो आप वो किसके अनुपाती हो जाएगा? 1n2। आप यार इसको हटाइए, कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ठीक है, कोई हटाइए तो कांस्टेंट जोड़ दीजिए, आपको निकालना क्या है? 1n2 पहले। देयरफॉर आपका हो जाएगा n इक्वल टू, कोई कांस्टेंट के जोड़ दीजिए, ठीक है, मान लीजिए कोई कांस्टेंट आपने के जोड़ दिया। अब आपको निकालना क्या है? v1/v2 का मान अपवर्तनांक के पदों में। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर n1 निकालते हैं, पहले माध्यम का अपवर्तनांक, है ना, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 निकालेंगे तो आपका वो हो जाएगा k/v1। अगर यहाँ से देखिए n2 को हम, तो आपका क्या हो जाएगा? k/v2। देयरफॉर n1/n2 अगर यहाँ से ज्ञात करें तो डियर स्टूडेंट क्या आता है? देखिए k/v1/k/v2 ये आपका हो जाएगा n1/n2 इक्वल टू v2/v1। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से मैं v1/v2 का मान निकालूं, देयरफॉर v1/v2 इक्वल टू हो जाएगा n2/n1, क्या हो जाएगा? n2/n1। क्लियर हुआ? यानी कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो आपका 1n2 है, क्या है? 1n2 जो है वो आपका होगा v1/v2 के बराबर, और इसको क्या लिख सकते हैं? ये आपका लिख सकते हैं, देखिए किसका अपवर्तनांक पहले लिखा गया है n2, यानी कि
N2 अपान N1। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखा गया है वास्तव में ये N2 और N1 जो होता है ये वायु के सापेक्ष लिखा गया अपूर्णांक होता है ना। ये तो किसके सापेक्ष निकाला गया है, पहले माध्यम के सापेक्ष, है ना। ये पहले माध्यम के सापेक्ष अपूर्णांक निकाला गया है दूसरे का। और ये जो यहाँ पर लिखा गया N2 अपान N1 जो होता है यानी कि दूसरे वाले माध्यम का अपूर्णांक वायु के सापेक्ष और पहले वाले माध्यम का अपूर्णांक वायु के सापेक्ष। यानी आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आपको निकालना है WNG अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब क्या है, अपूर्णांक के पदों में लिखेगा। अगर वेग के पदों में लिखें तो आपका हो जाएगा ये V, ध्यान दीजिएगा 1N2 यानी कि V1 है, पहले क्या लिखेंगे, पहले वाले माध्यम का वेग, तो आपका क्या हो जाएगा VW अपान VG। अगर इसको अपूर्णांक के पदों में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ANG। अब मैंने बताया ना आपको, जहां पर अगर आगे यहाँ कोई सापेक्ष किसके सापेक्ष है ये ना लिखा गया हो तो यहाँ वायु माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ ना लिखा गया हो तो वायु माना जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये आपका, चाहे आप NG लिखो तो ANG लिखो या NG लिख दो या फिर आप यहाँ लिख दो NW, तो ये आपका अपूर्णांक बन जाएगा, सॉरी अपूर्णांक और वेग के पदों में ये फार्मूला बन जाएगा। क्लियर है। तो ये जो मैंने यहाँ पर NG लिखा है इसको मैं ANG या ANW भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किसके सापेक्ष ग्लास का अपूर्णांक है, किसके सापेक्ष वाटर का अपूर्णांक है, अगर ये नहीं लिखा गया है तो हम वायु मानते हैं। ठीक है, आगे क्लियर है चीजें, तो चीज समझ में आ गया तो आप इसको नोट करिए जल्दी से फटाक से, तो आगे क्यों बढ़े। हाँ पहले बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट नंबर जो नोट आपका होगा उसको समझिएगा क्या होता है। नोट नंबर सेकंड आपका है, अब देखिए सिंस आप जानते हैं V मीडियम इक्वल टू आपका क्या होता है C अपान N होता है, क्या होता है Vm बराबर C अपान N। क्लियर के बाद, या इसको ऐसा लिख सकते हो N बराबर C अपान Vm। ठीक है, सिंस आप जानते हो कि C जो होता है यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा सबसे अधिक होती है, उसके बाद किसी भी माध्यम में निर्वात से अधिक चाल नहीं होती प्रकाश की, तो यानी बोल सकते हैं सिंस C ऑलवेज ग्रेटर देन Vm होगा ना, ये सदैव क्या होगा बराबर हो, सॉरी बड़ा होगा। C जो होगा वो सदैव किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर से बड़ा होगा। ठीक है, देयरफॉर आप लिख सकते हो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट, बोल सकते हो कि N जो है वो ग्रेटर देन होगा 1। आप सोचिए C का मान V से हमेशा बड़ा होगा, यानी हर आपका छोटा होगा अंश आपका बड़ा होगा, तो हमेशा जो वैल्यू आएगी एक से बड़ी आएगी, है ना, एक से बड़ी आएगी। क्लियर है बातें, तो आपका क्या हो गया, ये आपका N का मान एक से बड़ा होगा सदैव। क्लियर है। सेकेंड नंबर इसी में देखते हैं, नोट नंबर आपको, सॉरी नोट नंबर थर्ड आपका है, नोट नंबर थर्ड क्या इसको देखते हैं। सिंस आप जानते हो कि Vm जो है आपका C अपान N है और इसकी वैल्यू एकदम फिक्स है, इसकी वैल्यू एकदम फिक्स है, यानी कह सकते हैं यदि C इक्वल टू कांस्टेंट, क्या हो C क्या आपका कांस्टेंट हो, देयरफॉर Vm जो होगा वो अनुपाती हो जाएगा 1/n के, इसके हो जाएगा अनुपाती 1/n के अनुपाती हो जाएगा। दिस मीन्स क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, अगर ये अनुपाती है यानी माध्यम का वेग अनुपाती है n के यानी अपूर्णांक के, तो अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे हमारा क्या क्या निष्कर्ष निकल सकता है। पहला निष्कर्ष देखिएगा, यदि माध्यम आपका सघन हो, अगर माध्यम सघन होगा तो आप ये बताइए उसमें वेग क्या होगा। माध्यम सघन होगा तो वेग यानी कि आपकी वेग कम होगा, वेग कम हुआ,
माध्यम सघन तो वेग कम, जब वेग कम तो अपवर्तनांक अधिक, यन आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अपवर्तनांक आपका अधिक हो जाएगा। क्लियर चीज है। अब यहाँ बात करते हैं सेकेंड में, इसी में सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं इसमें। यदि आपका माध्यम जो है, माध्यम विरल हो, माध्यम विरल हो तो वेग क्या होगा, वेग अधिक होगा। जब वेग अधिक होगा तो आपका यन कम होगा। है बच्चों, तो आप इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए, तब इसके बाद आगे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखें।